13 जनवरी रात को 9:45 पर एक क्रूज शिप शैलो वाटर्स में एक पत्थर से टकराती है। टकराते ही क्रूज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग लाइफ बोट उतारने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं। इस अफरा तफरी के आधे घंटे में ही आधी क्रूज पानी में डूब जाती है। मैं किस क्रूज की बात कर रहा हूँ दोस्तों? टाइटैनिक? बिल्कुल नहीं। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के ठीक 100 साल बाद 2012 में एक और उतना ही बड़ा जहाज डूबता है जिसका नाम था कोस्टा कॉनकॉर्डिया। हम जानते हैं टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था और कोस्टा कॉनकॉर्डिया एक पत्थर से टकराया था। लेकिन इतने सालों बाद टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बाद भी इतनी बड़ी क्रूज शिप की इस तरह डूबने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्टोग्राम के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम इसी चीज़ के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आखिर कोस्टा कॉनकॉर्डिया कैसे डूबी थी? आखिर कोस्टा कॉनकॉर्डिया थी क्या? कोस्टा कॉनकॉर्डिया को बिल्ड किया था एक इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी फिनकैंटियरी ने और इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। और अगर मैं इस क्रूज़ की फैसिलिटी और फीचर की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। टाइटैनिक जो अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी, कोस्टा कॉनकॉर्डिया उससे भी काफ़ी बड़ी शिप थी। देखा जाए तो टाइटैनिक का लेंथ और ब्रेथ 882 फीट इंचेस और ब्रेथ 92.5 फीट थी और ग्रॉस टोनेज 46.328 टन्स। बट वहीं अगर मैं कोस्टा कॉनकॉर्डिया की बात करूं तो इसकी लेंथ और ब्रेथ 951 फीट और 116 फीट थी और ग्रॉस टोनेज था 1,12,000 टन्स का। टेक्निकल और इंजन कैपेसिटी की बात करें तो कोस्टा कॉनकॉर्डिया में 6 इंजन लगे हुए थे और टाइटैनिक में सिर्फ 2 ही इंजन थे। टाइटैनिक कोल पावर से चलती थी और कोस्टा कॉनकॉर्डिया डीजल से चलती थी। दोनों की टॉप स्पीड 42.56 किलोमीटर पर आवर थी। टाइटैनिक की पर्सन कैपेसिटी 3,547 थी जबकि कोस्टा कॉनकॉर्डिया में 4,890 लोग बैठ सकते थे। टाइटैनिक में 840 रूम थे और कोस्टा कॉनकॉर्डिया में 1,502 रूम्स थे। हम सभी टाइटैनिक की लग्जरी सबसे ऊपर मानते थे, वहीं कोस्टा कॉनकॉर्डिया की लग्जरी उससे एक लेवल ऊपर थी। कोस्टा कॉनकॉर्डिया में 55 कैबिन्स एक साथ एक्सेस करे जा सकते थे और 5 रेस्टोरेंट, 13 लॉन्जेस, 40 सिनेमाज, 5 जकूजीज, 4 स्विमिंग पूल जिसमें 2 में रिट्रैक्टेबल रूफटॉप थी। और बस इतना ही नहीं, इससे भी कई ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल थे इस शिप पर। अब जब इतनी सारी लग्जरी इस शिप पर मौजूद थी तो इसका प्राइस भी बहुत महंगा होगा। वैसे तो कोस्टा कॉनकॉर्डिया का प्राइस गूगल को भी नहीं पता, बट आज के टाइम में कोस्टा फ्लोरेंस कोस्टा कॉनकॉर्डिया की ही कैटेगरी में आता है और एक्सटर्नल टिकट्स हैं 1,11,375 रुपये की। और अगर बात की जाए बालकनी टिकट्स की तो वे थी 1,25,089 रुपये पर पर्सन की। ये तो बात होगी शिप क्या क्या ऑफर दिया करती थी और कैसी थी। लेकिन ये शिप तो नेक्स्ट लेवल फेमस डूबने के बाद हुई। टाइटैनिक ने एक मिडल ओशन में आइसबर्ग को हिट किया था और कोस्टा कॉनकॉर्डिया ने एक पत्थर को। आखिर समंदर के बीचों बीच एक पत्थर कहाँ से आ सकता है? ये शिप समुद्र के बीचों बीच नहीं थी बल्कि एक कोस्ट के काफ़ी करीब थी, शैलो वाटर्स में। 13 जनवरी 2012 की रात 9:45 पर रीफ की एक पत्थर से इसका कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद शिप पोर्ट साइड, जो कि एक सेलिंग टर्म होता है, उसके लेफ्ट साइड में 53 मीटर लंबा छेद हो जाता है और बाहर का पानी अंदर भरने लगता है। इसकी वजह से शिप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है और लाइट चली जाती है। रात के करीब 10:45 तक अथॉरिटी को एक्सीडेंट के बारे में बताया तक नहीं जाता। यहाँ तक इवैक्यूएशन ऑर्डर भी बहुत लेट दिए जाते हैं। टाइटैनिक तो ओशन में 3,657 मीटर अंदर डूबी हुई है, लेकिन कोस्टा कॉनकॉर्डिया गिग्लियो पोर्टो के शैलो वाटर्स में राइट साइड से आधी डूबने लगती है। लेकिन इतनी बड़ी शिप आखिर इतने शैलो वाटर्स में कैसे डूब सकती है? एज वेल ऑफ कोर्स अपने कैप्टन की वजह से। कैप्टन फ्रैंक स्किटेनो, जिन्होंने ये रूट ऑलरेडी ट्रैवल कर रखा था, अपने कॉन्फिडेंस के चलते प्री डिटरमाइंड रूट से हटकर कोस्ट ले गए और कोस्ट के काफी ज्यादा करीब जाने की वजह से वे एक पत्थर से हिट हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या उन्हें रडार में ये ऑब्स्टिकल नहीं दिखाई दिया? कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था क्योंकि उनका मानना था वे इसे सिर्फ अपनी आंखों की मदद से ही नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक क्रू मेंबर ने बताया कि उस दिन उन्होंने आंखों पर चश्मा भी नहीं पहन रखा था। इस केस में
शिप जैसे ही डूबने लगती है, कैप्टन शिप को अबेंडन घोषित करके शिप को छोड़कर भाग जाता है। कैप्टन के शिप पर ना होने की वजह से इवैक्यूएशन के ऑर्डर लेट मिलते हैं। क्रू के कुछ मेंबर्स ने लाइफ बोट को पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। पैसेंजर जिनमें से ज्यादातर इटालियन, जर्मन और इंडियन के साथ काफी नेशनलिटी के भी थे, उन्हें एविक्यूएट करने के लिए लाइफ बोट का यूज किया गया और जिसमें इटालियन एयरफोर्स, इटालियन नेवी और कोस्ट गार्ड के 5 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। जहां शिप के अबेंडन घोषित होते ही सिर्फ 30 मिनट में शिप को एविक्यूएट कर लेना चाहिए था, वहीं कोस्टा कॉनकॉर्डिया को इवैक्यूएट करने के लिए 6 घंटे लगे। इस दुर्घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिप का क्या हुआ? 2012 में ये शिप आधी सिंक हुई थी और 2017 में इसकी लास्ट स्क्रैपिंग हुई थी। इस प्रोसेस को इतना लंबा चलने के कुछ रीजन थे, क्योंकि इसकी डीफ्यूलिंग में ही लगभग 2 महीने लग गए थे। राइटिंग, रीफ्लोटिंग और रिमूवल में ही इस शिप को लगभग 2 साल लगे थे और स्क्रैपिंग में आने के बाद भी इसे पूरे 3 साल लगे इस प्रोसेस को खत्म होने में। और ईयर 2017 में जाके 90% शिप को रिसाइकल कर दिया गया। अब आप सोच ही सकते हो जिस शिप को रिसाइकल करने में 5 साल से भी ज्यादा समय लगा वो कितनी बड़ी होगी। कंपनी ने इस हादसे के बाद लोगों को एज ए कंपनसेशन लगभग 9 लाख रुपए दिए, जिसको भी शिप के 1/3 लोगों ने ही एक्सेप्ट किया और पूरे डिजास्टर का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन पड़ा, जो कि शिप को बनाने की $570 मिलियन की कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा था। अब बात आती है अपने कैप्टन का क्या हुआ, जिसकी लापरवाही से ये सारी की सारी दुर्घटना घटी। दरअसल दोस्तों, कैप्टन के साथ 5 और लोगों को गिल्टी करार दिया गया। उनमें से एक कंपनी का एम्प्लॉय था और 4 क्रू मेंबर थे, जिसमें 4 जनों की तो ज़्यादा जेल नहीं हुई, क्योंकि इटली के लॉ के अनुसार 2 साल के नीचे नॉन वायलेंट ऑफेंसेस को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन हमारे कैप्टन भाई साहब को 16 साल की जेल सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोस्टा कॉनकॉर्डिया की, जहां सिर्फ एक कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस और गलती की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है, इसका मतलब कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।